इंफॉर्मेशन अपने ब्रेन के अंदर, अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो वहां पे उनकी पर्सनालिटी ट्रेट भी आपकी इन्वर्टेड यू थ्योरी पे बेस्ड होती है। अब आता है जिसको बोलते हैं ट्रेट एंजाइटी। द एथलीट विद लो ट्रेट एंजाइटी कैन हैंडल हायर लेवल ऑफ प्रेशर। मतलब अगर आपको एंजाइटी, परेशानी, अगर आपको लगता है छोटी से छोटी बात पे आप परेशान हो जाते हैं, आप छोटी से छोटी चीज आपको बॉदर करती है, तो उस टाइम पे अगर बहुत ज्यादा एक्साइटेड, बहुत ज्यादा प्रेशर आपके ऊपर आता है, तो इट मींस आपके कोच को पता होगा यू माइट कोलैप्स, आप उस गेम से बाहर हो जाएंगे, आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक ऐसा बंदा जो बहुत जल्दी परेशान नहीं होता, कोई भी सिचुएशन में उसको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, उसको अगर बहुत ज्यादा नेगेटिव क्यूज मिलते हैं तब भी वो ज्यादा परेशान नहीं होता, इट मींस दैट पर्सन कैन हैंडल मोर प्रेशर। अब आता है जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिमल फंक्शनिंग थ्योरी। मतलब आप कैसे ऑप्टिमम तरीके से फंक्शन कर सकते हैं। डिफरेंट पीपल परफॉर्म बेस्ट विद डिफरेंट लेवल ऑफ अराउजल। अब ये थ्योरी है यू थ्योरी, इन्वर्टेड यू थ्योरी के बिल्कुल ऑपोजिट काम करती है। वो ये कहती है, थ्योरी कहती है कि हर बंदा डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट अराउजल से काम कर सकता है। कुछ लोग जो कम अराउजल में बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, और कुछ लोग ऐसा है, हो सकता है वो मैक्सिमम अराउजल में अपना बेस्ट परफॉर्म करें। तो डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। You have to find, the coach has to find कि किस पर्टिकुलर सिचुएशन में, किस अराउजल और एक्साइटमेंट में आपका एथलीट बेस्ट परफॉर्म कर सकता है। अब आता है जिसको कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी बोलते हैं। When increases in physiological arousal occurs in the presence of a cognitive anxiety, a sudden drop rather than a gradual decline in performance occurs। अब कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी होती है, देखो कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी क्या होती है। एक टाइम ऐसा, देखो इन्वर्टेड यू थ्योरी में क्या कहता है, जो आपकी परफॉर्मेंस है एक बार जितनी धीरे धीरे करके बढ़ती है और धीरे धीरे करके डाउन होती है इन्वर्टेड यू थ्योरी में। लेकिन जो कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी होती है उसमें एक टाइम ऐसा होता है कि आपका अराउजल आपकी परफॉर्मेंस को इमीडिएटली डाउन कर देता है। जिसका मतलब क्या है, आपने अपने मैचेस देखे होंगे, आपने क्रिकेट मैच देखे होंगे, कई बार क्या होता है पूरी टीम कोलैप्स कर जाती है। मतलब अगर बहुत ज्यादा स्कोर, अगर किसी को इंडियन टीम को आपने बहुत बार कोलैप्स होते देखा होगा, अगर उनको बहुत ज्यादा स्कोर करना है, 260 300 रन स्कोर करने हैं, तो क्या होता है शुरुआत में ही सारे जो बैट्समैन है वो आउट होना शुरू हो जाते हैं। तो वहां पे क्या होता है, दे गेट इनटू ए कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी। इसका मतलब वो उनकी जो परफॉर्मेंस है बहुत ही झटके से डाउन हो जाती है। इसमें पूरी टीम, पता चलता है 100 में, आई थिंक 97 98 में ऐसा कोई मैच हुआ था श्रीलंका के अगेंस्ट, तो पूरी टीम आपकी बिलो 100 रन में ही आउट हो गई थी। मतलब उनकी जो परफॉर्मेंस है एक स्टीपली डाउन आ गई थी। उसको बोलते हैं कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी। अब आता है जिसको बोलते हैं सेल्फ एफिशिएंसी। अब सेल्फ एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। अभी आपने जितने मोटिवेशन कोट्स देखे होंगे, यस आई कैन डू इट, या आई विल डू इट, तो जितना भी आप अपने आप को इंटरनली मोटिवेट करते हैं, खुद अपने आप को कुछ वर्ड्स को बोल के, या फिर किसी खुद क्यूज अपने आप को देते हैं, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करते हैं कि सिचुएशन को, उस या फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं सेल्फ एफिशिएंसी। अब आता है मेंटल मैनेजमेंट ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज कंट्रोलिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस। मतलब मेंटली अपने आप को कैसे मैनेज करेंगे और फिजिकल रिसोर्सेज, ताकि आप अपने गोल्स को अचीव कर पाए। ठीक है, गोल सेटिंग होती है, प्रोसेस गोल होता है, आउटकम गोल। कैसे समझो, आपने अपना गोल बनाया कि मुझे 2 साल बाद उस गेम को जीतना है, या फिर मुझे बॉडी बिल्डिंग में 1 साल बाद उस पर्टिकुलर स्टेट लेवल पे जाना है। तो अपने गोल्स को आप कैसे बनाते हैं, कैसे डिजाइन करते हैं। देखो सबसे, सॉरी, चलो इसमें नेक्स्ट नहीं है, मैं इसमें आपको बता देता हूं। गोल सेटिंग में क्या होता है, प्रोसेस गोल होता है, आउटकम गोल होता है, शॉर्ट टर्म गोल होता है, लॉन्ग टर्म होता है, और आपका इफेक्टिव बिहेवियरल कोचिंग होती है। प्रोसेस गोल में बेसिकली क्या होता है, यू प्रोसेस, यू सी कि मुझे अपना उस पर्टिकुलर 1 साल में जाना है, तो उसमें कहीं ना कहीं आप अपने गोल्स को थोड़ा बहुत टाइमली डिवाइड कर लेते हैं, प्रोसेस करते हैं कि कितने टाइम में मुझे क्या चीज अचीव करनी है, ताकि आप अपने मैक्सिमम परफॉर्म कर पाए अपने उस पर्टिकुलर टाइम पे। तो दूसरा क्या होता है, आउटकम गोल होता है। देखो आउटकम गोल में हमारा क्या होता है, आप सिर्फ और सिर्फ सोचते हैं, आप बाकी और कैलकुलेशन नहीं सोचते, आप सिर्फ ये सोचते हैं कि मुझे कैसे जीतना है, मुझे स्टेज पे कैसे जीतना है, उस गेम को कैसे अपना जो मैक्सिमम लेवल सेट कर लेते हैं कि मुझे वहां तक पहुंचना है, उसको हम बोलते हैं आउटकम गोल्स। तीसरा होता है जिसको शॉर्ट टर्म गोल्स बोलते हैं। अगर आपको पता है एक माउंटेन पे पहुंचना है आपको, तो आप उसको छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो अगर बॉडी बिल्डिंग में चाहते हो तो आप सोचेंगे 1 महीने में मुझे इतना टास्क परफॉर्म करना है, या फिर इतना गोल अपनी बॉडी के अपने चेंजेस लेके आने हैं, 2 महीने में इतने लाने हैं, उसको इक्वली डिवाइड कर देते हैं। और जो आउटकम गोल्स और शॉर्ट टर्म गोल्स है कंबाइन होके दे प्रोपेल यू टू विन।
अब हमारा होता है लॉन्ग टर्म गोल। अब देखो लॉन्ग टर्म गोल में क्या होता है, जैसे आपने शॉर्ट टर्म गोल्स को किया तो आप कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स को एक साथ कंबाइन करके थोड़ा लॉन्ग टर्म गोल बना लेते हैं। लॉन्ग टर्म गोल में आपका क्या हुआ, समझो आप बॉडी बिल्डिंग में जा रहे हैं, तो जो आपका एक आउटकम गोल इनिशियल स्टेज में क्या हुआ, मुझे स्टेट लेवल पे जीतना है या नेशनल लेवल पे जीतना है। लॉन्ग टर्म गोल आपका क्या हुआ, मुझे ओलंपिया जीतना है। इफेक्टिव बिहेवियरल कोचिंग मतलब आपके कोच को और आपको पता होगा कि ये सारे जो गोल सेटिंग है इसको कैसे अपने एथलीट्स में इंफ्यूज करना है। ओके, अब आता है रिलैक्सेशन टेक्निक्स, जिसमें हमारा कैसे आपके जो एथलीट्स हैं, आपकी टीम है, आप उनको मेंटली रिलैक्स करवाओगे। तो सबसे पहला हमारा जिसको फिजिकल रिलैक्सेशन टेक्निक में होता है डायफ्रेमेटिक ब्रीदिंग होता है। डायफ्रेम क्या होता है, डायफ्रेम आपका स्टमक के अंदर एक जो स्टमक कैविटी है और जो आपके लंग्स को और आपके स्टमक को जो डिवाइड करता है, एक मसल होती है आपके स्टमक के अंदर जिसको डायफ्रेम बोलते हैं। डायफ्रेमेटिक ब्रीदिंग होती है। दूसरा होता है प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन। तीसरा होता है ऑटोजेनिक ट्रेनिंग। फोर्थ होता है जिसको मतलब फिजिकल रिलैक्सेशन में तीनों भी आते हैं, और मेंटल इमेजरी होता है, हाइपोथेसिस होता है, और सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन जिसको बोलते हैं। ठीक है, उन टेक्निक्स पे बात करेंगे। तो अभी गोल सेटिंग में मैंने आपको ये सारा बता दिया है। प्रोसेस गोल में गोल्स हुज ओवर हुज अचीवमेंट द एथलीट हैज कंट्रोल। प्रोसेस गोल में उसको उस चीजों को मतलब जो आप टास्क बना रहे हैं, जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, उस पर आपका कंट्रोल होता है। आउटकम गोल्स ऐसा होता है जिसमें आपका कंट्रोल नहीं होता, यू जस्ट थिंक अबाउट विनिंग दैट सिचुएशन। शॉर्ट टर्म गोल्स क्या होते हैं, इंक्रीजेस द लाइक्लीहुड ऑफ सक्सेस बिकॉज दे आर रिलेटिवली क्लोज टू द एथलीट्स प्रेजेंट डे। उनको छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं गोल्स को। और लॉन्ग टर्म गोल्स में क्या होता है, प्रोवाइड रेलेवेंस टू शॉर्ट टर्म गोल्स। मतलब लॉन्ग टर्म गोल क्या है, आपको सेल्फ मोटिवेट करेगा आपके शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए। गाइडलाइंस फॉर यूजिंग गोल सेटिंग। देखो लॉन्ग टर्म गोल्स एंड शॉर्ट टर्म गोल्स आर इंटरडिपेंडेंट। तो मैंने भी आपको बताया था दोनों इंटरडिपेंडेंट होते हैं। लॉन्ग टर्म गोल्स प्रोवाइड ए सेंस ऑफ मीनिंगफुलनेस फॉर परस्यूइंग शॉर्ट टर्म गोल्स। लॉन्ग टर्म गोल आपको कहीं ना कहीं आपके पूरे एक्सरसाइज को मीनिंग बनाते हैं, ताकि आपको पता होता है आपको लॉन्ग टर्म क्या चाहिए लॉन्ग टर्म में। The attainment of short-term goals provides a hierarchical sense of mastery and success that builds self-confidence. तो जैसे जैसे छोटे छोटे गोल्स को आप अचीव करते जाते हो, आपको दिखेगा छोटे छोटे गेम्स जीतते हो या छोटे छोटे अपनी बॉडी में चेंजेस लेके आते हो, तो कहीं ना कहीं बड़े गोल्स के लिए आपको कॉन्फिडेंट बना देगा। एथलीट शुड डिफाइन प्रोसेस गोल टू फोकस ऑन एलिमेंट्स ऑफ देयर परफॉर्मेंस ओवर विच दे हैव कंट्रोल। अब जो आपका प्रोसेस गोल्स के अंदर एथलीट्स को जिन जिन चीजों को वो कंट्रोल कर सकते हैं, देखो विनिंग को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो उनकी पूरी टास्क की उस पूरी जो भी उनकी हार्ड वर्क है उसमें करने के बाद आपके जो जीतेंगे हारेंगे उस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन जो आप जो भी टास्क हैं, आपके शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, आपका हार्ड वर्क है, आपका न्यूट्रिशन है, आपकी स्किल डेवलप करना है, आपको एक्सरसाइज करनी है, उन चीजों को आप कंट्रोल कर सकते हैं। और उनको जितना अच्छे तरीके से कंट्रोल करोगे, ऑब्वियसली आप बेटर तरीके से आपके विनिंग चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब गोल सेटिंग में मैंने इफेक्टिव बिहेवियरल कोचिंग बताया था। अब ये कोच स्पेसिफाइज द कंपोनेंट ऑफ गिवन स्किल्स एंड चार्ट द एथलीट सक्सेसेस विद ईच पार्ट अंटिल द होल स्किल इज मास्टर्ड। अब इफेक्टिव बिहेवियरल कोचिंग में आपको क्या समझना पड़ेगा, समझो आप किसी को सिखा रहे हैं कि उसको कैसे आपका स्नैच करना है, या फिर उसको कैसे आपका कंप्लीट पुश प्रेस करना है, या फिर आपका क्लीन करना है, या आपका क्लीन एंड जर्क करना है। तो उसमें पूरी एक्सरसाइज को डिफरेंट पार्ट में वो डिवाइड कर लेता है। तो जिसमें क्या होगा, जिसमें पहले वो अगर क्लीन एंड जर्क कर रहा है तो फर्स्ट फुल होगा, फिर वो कहीं ना कहीं सिखाएगा, अब जरूरी नहीं है वो बारबेल पे कराए, पहले सिर्फ उसकी स्किल को दिखाएगा। वो बताएगा कि आपके हिप की एक्सटेंशन कितनी होनी चाहिए, आपको कितने फोर्स से ऊपर पुल करना है, आपको आपकी जो बार जब इनर्शिया गेन कर लेगी कैसे आपकी बॉडी को उसके नीचे लेके आना है। मतलब पूरी एक्सरसाइज को, पूरे टास्क को आपको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके, तो हर एक टास्क को वो उसकी मास्टर जो स्किल डेवलप कराएगा, उसके बाद में सारे स्किल्स को कंबाइन करके उस पूरी एक्सरसाइज को या पूरी स्किल बेस्ड उनकी टीम को, पूरी टीम की जो ट्रेनिंग होती है उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके हर छोटी ट्रेनिंग में उनको उनकी स्किल को डेवलप करके एक साथ गेम के अंदर लेके आएगा। Feedback or the knowledge of the success and the failure is more effective in the presence of specific quantifiable goals as opposed to vague standard of performance। मतलब क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या काम कर रहे हैं, उसका स्पेसिफिक रिजल्ट आपको क्या मिलना है।
सिर्फ आपको जीतना है और जीतने के वहां तक जीतने के लिए आपको पता नहीं है आपको क्या करना है, कौन से स्किल को मास्टर करना है, आपके पास स्पेसिफिकली कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई टास्क रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं है, उसकी कैसे जीतना है, फिजियोलॉजिकली या साइकोलॉजिकली कैसे काम करना है, तब वो कहीं ना कहीं आपका फीडबैक वेस्ट हो जाता है। इसका मतलब आप अच्छे तरीके से अपने आप को, या कोच को नहीं पता उसको कैसे ट्रेन कराना है। ठीक है, अब क्या होता है जिसको बोलते हैं गोल सेटिंग। गोल सेटिंग अफेक्ट्स परफॉर्मेंस बिकॉज गोल डायरेक्ट्स एन एथलीट्स अटेंशन बाय उनको प्रायोरिटाइज, उनकी प्रायोरिटी बनाना एफर्ट्स को। गोल्स आपके एथलीट के अटेंशन को प्रायोरिटी पे बनाता है। गोल्स इंक्रीजेस एफर्ट बिकॉज ऑफ द कंटीजेंसी ऑफ सक्सेस और गोल अटेनमेंट। मतलब गोल क्या करता है, आपकी कंटीजेंसी ऑफ सक्सेस, मतलब गोल आपकी सक्सेस के चांसेस बढ़ाता है। गोल इंक्रीजेस पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट थ्रू द नेगेटिव फीडबैक गिवन टू एथलीट्स। गोल्स आपके पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट से आपके एथलीट के चांसेस को बढ़ाता है किसी भी गेम को विन करने के लिए। अब आता है जो हमने रिलैक्सेशन टेक्निक्स देखी थी, जिसका टर्म क्या था, फिजिकल रिलैक्सेशन टेक्निक। फिजिकल में डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग क्या होता है, जो आपकी स्टमक की ब्रीदिंग होती है, जो आप लोग बोलते हैं पेट से सांस लो। तो डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग में आप क्या करना है, यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन योर टमी, जितना मैक्सिमम आप बाहर निकाल सकते हैं पेट को, और उसके बाद अंदर, मतलब जितना ज्यादा आप अपने स्टमक की मूवमेंट करेंगे उतनी ज्यादा डायफ्राम की मूवमेंट होगी और उतना ही इजीली आप अपने रिलैक्स कर पाएंगे अपने आप को। तो फोकसिंग थॉट ऑन ब्रीदिंग क्लियर्स द माइंड एंड देयरफॉर इंक्रीजिंग अटेंशन कैपेसिटी। अब आता है जिसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन, पीएमआर टेक्निक होती है। बाय गोइंग थ्रू अ सीरीज ऑफ अल्टरनेट मस्कुलर टेंसिंग एंड रिलैक्सेशन फेजेस, द एथलीट लर्न्स टू बिकम अवेयर ऑफ द सोमैटिक टेंशन एंड देयरबाय टू कंट्रोल इट। अब ये क्या होता है, पीएमआर टेक्निक कैसे यूज करते हैं, एथलीट क्या करेगा, विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस उसको उसका कोच बताएगा कि आपको एक एक करके, अगर समझो मैं फोकस करता हूं अपने लेग मसल्स को, तो सबसे पहले मैं अपने काफ को कॉन्ट्रैक्ट करूंगा आइसोमेट्रिकली, और उसके बाद उसको रिलैक्स करूंगा एगोनिस एंटागोनिस, फिर मैं क्या करूंगा, मैं अपने क्वाड्स को कॉन्ट्रैक्ट करूंगा आइसोमेट्रिकली, फिर मैं कहीं ना कहीं अपनी हैमस्ट्रिंग्स को करूंगा, मतलब एक एक करके अल्टरनेटली अपने सारी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करूंगा और रिलैक्स करूंगा, जिसको हम बोलते हैं आपकी फिजिकल रिलैक्सेशन टेक्निक में पीएमआर टेक्निक, जिससे आप कहीं ना कहीं टेंशन को लूज करेंगे। अब आता है जिसको ऑटोजेनिक ट्रेनिंग बोलते हैं। देखो ऑटोजेनिक ट्रेनिंग में क्या होता है, द पीएमआर साइकिल फॉर ईच मसल ग्रुप इज replaced with an attentional states that focusing on the sense of warmth and heaviness for a particular limb or muscle group। अब जो आपकी ऑटोजेनिक ट्रेनिंग होती है, जैसे पीएमआर में तो आपको पता है आप एक एक पर्टिकुलर मसल को फोकस कर रहे हो, उसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, उसको रिलैक्स कर रहे हो, पर जो आपकी ऑटोजेनिक ट्रेनिंग होती है इसमें आप कोई भी बहुत ही लाइट हल्का से कोई मूवमेंट करोगे, जैसे योगा की मूवमेंट हो गई या कोई भी आप मूवमेंट करोगे जिसमें आपको पता, जिसमें आपको अननेसेसरी बहुत ज्यादा फोर्स जनरेट नहीं करनी, बहुत ज्यादा ताकत नहीं लगानी है, सिर्फ उस पर्टिकुलर टास्क को करना है। तो उसमें क्या होगा, जब आप उस टेक्निक को करोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सी पर्टिकुलर मसल में मुझे थोड़ी टाइटनेस फील हो रही है या थोड़ी हैवीनेस फील हो रही है। तो ये हमारी ऑटोजेनिक ट्रेनिंग होती है। अब आता है रिलैक्सेशन टेक्निक्स आर डिजाइन टू रिड्यूस आपका फिजियोलॉजिकल अराउजल एंड इंक्रीज द टास्क रेलेवेंट फोकस। ये रिलैक्सेशन टेक्निक क्या होती है, ये आपकी फिजियोलॉजिकली जो अराउजल होता है, बॉडी जो टेंस हो जाती है मेंटली अराउजल से, उसको रिलैक्स करती है। दीज टेक्निक्स आर ऑफ एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस व्हेन वन इज एग्जीक्यूटिंग कॉम्प्लेक्स टास्क एंड दोज नॉट वेल लर्न्ड। मतलब ये टेक्निक बहुत ज्यादा जरूरी होती है जब आप कोई कॉम्प्लेक्स टास्क करते हैं। ठीक है, अब एक और टेक्निक होती है जिससे हम किसी भी एथलीट्स की परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं मेंटल इमेजिनरी। मतलब द कॉग्निटिव साइकोलॉजिकल स्किल इन विच द एथलीट यूजेस ऑल द सेंसेस टू क्रिएट अ मेंटल एक्सपीरियंस ऑफ एन एथलेटिक परफॉर्मेंस। का मतलब क्या होता है, आप मेंटली प्ले कर रहे हैं, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है। आप अपने आप को मेंटली सोच रहे हैं कि मैं फील्ड में जा रहा हूं, मैं पर्टिकुलर मूवमेंट कर रहा हूं। आपने देखा है बहुत लोग, हम मैक्सिमम जो हम है वो किसी भी सिचुएशन से अपने आप को कैसे निकलेंगे मेंटली सोचते हैं कि हम कैसे निकलेंगे। तो या फिर आपको समझ रहे हो कि आप इस सिचुएशन में फंसे हुए हो, आपको सिचुएशन से बाहर निकलना, तो पहले एक मेंटल रोड मैप बना लेते हो कि मैं ऐसे जाऊंगा, ऐसे जाऊंगा, ऐसे जाऊंगा, जिससे आप जब उसको एक्चुअली परफॉर्म करते हो तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ी इजीनेस फील होती है।
इसी तरीके से एक हमारी टेक्निक होती है जिसको जो आपकी विनिंग स्ट्रीक बढ़ाती है, जिसको मेंटल इमेजिनरी बोल रहे हैं। इससे क्या होता है, यू क्रिएट अ मेंटल एक्सपीरियंस, जिससे आपको लगता है फील्ड पे जा रहे हैं आप बहुत सारी सिचुएशन को पहले एनालाइज कर लेते हैं कि अगर लेफ्ट से आएगा तो मैं राइट में होऊंगा, या फिर अपनी विनिंग को आप इमेजिन करते हैं कि आपने यू हैव वॉन, आपको फर्स्ट प्राइज मिला, आपकी टीम जीत गई है, या फिर आपने बॉडी बिल्डिंग में आप जीत गए। बहुत सारी जो मेंटल टेक्निक्स होती हैं, आप सिचुएशन को मेंटली इमेजिन करते हो, और अगर आप बहुत अच्छे तरीके से उसको बार बार मेंटली इमेजिन करोगे तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी उसको एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की तरह से लेगी। अब एक टर्म होती है जिसको बोलते हैं हिप्नोसिस भी बोलते हैं। हिप्नोसिस है इंड्यूस्ड स्टेट ऑफ हाइपर सजेस्टिबिलिटी इन विच द पॉजिटिव सजेशन रिलेटिंग टू एन एथलीट्स परफॉर्मेंस पोटेंशियल कैन बी प्लांटेड इन द सबकॉन्शियस माइंड। अब देखो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो एक ऐसी इस तरीके से काम करता है कि अगर आप उसको सबकॉन्शियस माइंड को इंटरनली मोटिवेट कर दो, इंटरनली उसमें आपने सबने मूवी देखी होगी जो लियोनार्डो डिकैप्रियो की इंसेप्शन थी, उसमें वो क्या करते हैं, हल्की सी इंफॉर्मेशन उसके सबकॉन्शियस माइंड में ड्रीम में डाल देते हैं, जिससे वो अपने सारे डिसीजन को चेंज कर लेता है। तो हिप्नोसिस बेसिकली उसी प्लेटफॉर्म पे काम करता है। रेदर देन ड्रीम्स, आप क्या करते हैं, अपने आप को इतना पॉजिटिवली किसी भी टास्क के लिए मोटिवेट कर देते हैं, या कोई बाहर का बंदा आपका कोच मोटिवेट कर देता है आपको कि यू हैव टू डू इट, यू विल डू इट एंड यू कैन डू इट, जिससे आपकी विनिंग स्ट्रीक बढ़ जाती है। कैन बी इफेक्टिव टूल्स फॉर साइकोलॉजिकल अराउजल एंड समटाइम्स फॉर बिहेवियर और परफॉर्मेंस चेंजेस। तो ये जरूरी नहीं है स्पोर्ट्स में यूज होती है, या आपके किसी भी फील्ड में यूज हो सकती है। अब आती है जिसको सिस्टमैटिक डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। अब ये जो सिस्टमैटिक डिसेंट्रलाइजेशन होती है ये बहुत क्रूशियल होता है। इसका मतलब क्या है, अगर एक बंदा अगर उसको पानी में या फिर उसकी लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन आई है जिसमें वो किसी स्विमिंग पूल में डूबते हुए बचा है, या फिर आप समझो किसी को फोबिया है, किसी को स्पाइडर से डर लगता है, या किसी को स्नेक से डर लगता है, कोई भी ऐसी सिचुएशन जिससे वो बहुत ज्यादा डरता है मतलब, तो उसमें क्या होगा, वो अगर आप समझो अगर किसी को अरेक्नोफोबिया है, फोबिया ऑफ स्पाइडर्स है, तो उसको वो जो स्पाइडर्स अगर उसको 3 फुट दूर से भी दिखेगा तब भी उसकी बॉडी बहुत ही डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करेगी, हार्ट रेट बढ़ जाएगी, मेटाबॉलिज्म अपसेट हो जाएगा, उसकी बॉडी बिल्कुल नेगेटिव वे में रिएक्ट करेगी। और अगर कोई बंदा पानी में जो उसको कभी ऐसा हुआ है वो डूबते हुए बचा है, तो उसमें पानी को देखते ही उसको एक नेगेटिव इंपल्स आनी शुरू हो जाएंगे, नेगेटिव वाइब्स आनी शुरू हो जाएंगे, बहुत ही ज्यादा उसकी बॉडी डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करेगी। तो क्या होता है, जो सिस्टमैटिक डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, हाइब्रिड। अभी ये टर्म क्या होती है, अगर समझो एक टीम है जो बहुत लंबे टाइम से हारती हुई आ रही है, वो कभी जीती नहीं है या बहुत कम गेम जीती है, तो उसमें क्या होगा, कहीं ना कहीं उसको हमेशा यही फील होगा कि वी विल लूज। तो उसमें क्या होता है, ये टेक्निक बहुत मेजर रोल प्ले करती है। सिस्टमैटिक डिसेंट्रलाइजेशन में क्या करते हैं, हाइब्रिड ऑफ कॉग्निटिव एंड सोमैटिक टेक्निक्स दैट अलाउज एन एथलीट टू रिप्लेस द फियर रिस्पांस टू वेरियस क्यूज विद रिलैक्सेशन रिस्पांस। मतलब अगर जो बंदा पानी में उतरने से डर रहा है, जो मरते हुए बचा है, तो उसमें कोच पहले क्या करेगा, उसको बहुत सारे पानी से अगर उसको 3 फुट दूर से उसको डर लगता है तो धीरे धीरे करके 3 की जगह 2 फुट उसको क्लोज लेके आएगा, हर स्टेप बाय स्टेप में। उसके बाद क्या करेगा, थोड़ा और क्लोज लेके आएगा स्विमिंग पूल के। उसके बाद वो क्या करेगा, उसको धीरे से कोच उसको बोलेगा कि या फिर उसको किसी भी उसके 2-3 फ्रेंड्स उसके साथ होंगे कि वी वोंट लेट यू फॉल, कोच बोलेगा उसको वी वोंट लेट यू फॉल, हल्का सा पानी में उसको टच कराएगा। उसके बाद जैसे उससे वो स्टेप बाय स्टेप उस सिचुएशन से कंफर्टेबल होता जाता है, फिर वो क्या करेगा, उसमें बोलेगा स्विमिंग पूल में यू गोना सिट ऑन द बेंच, और आपके पैरों को स्विमिंग पूल में डालिए। मतलब धीरे धीरे करके सिचुएशन में उसको कंफर्टेबल करता जाएगा। How should athletes use arousal control techniques? अब एथलीट्स को कैसे अराउजल कंट्रोल टेक्निक्स को यूज करना चाहिए? एंड एथलीट शुड एम्प्लॉय अराउजल रिडक्शन टेक्निक्स व्हेन परफॉर्मिंग ए न्यू स्किल और वन दैट कॉम्प्लेक्स इन नेचर। मतलब क्या होता है, बहुत सारे जो एथलीट्स होते हैं, अगर मैं जिम फ्लोर की बात करूं, बॉडी बिल्डिंग की बात करूं, तो बहुत सारे लोगों को डर लगता है कि हम बहुत हैवी स्क्वाट उठाएंगे, वी माइट फॉल, या फिर हम नीचे गिर जाएंगे, वेट गिर जाएगा, या हमें इंजरी हो जाएगी, या फिर किसी बंदे को स्क्वाट करते हुए कभी इंजरी हो गई है तो दोबारा उसको स्क्वाट करने में कहीं ना कहीं एक अंदर फोबिया आएगा। तो उसमें इन टेक्निक्स को यूज करके उस फोबिया को दूर कर सकते हैं। एथलीट शुड एम्प्लॉय अराउजल एनहांसमेंट टेक्निक्स व्हेन एग्जीक्यूटिंग ए सिंपल स्किल और वन दैट आर वेल लर्न्ड। तो अगर किसी को स्क्वाट करते हुए इंजरी हुई है तो वो पहले क्या करेगा, वेट्स को हटा देगा, वो कंफर्टेबल करेगा पहले एम्प्टी बार पे, मतलब एम्प्टी बार से स्क्वाट करने में धीरे धीरे करके, फिर वो धीरे धीरे करके वेट्स को ऐड करेगा। मतलब स्टेप बाय स्टेप, वो अननेसेसरी एकदम झटके से वो उसी सिचुएशन में नहीं आएगा, वो धीरे धीरे करके, जैसे स्विमिंग पूल में उस बंदे ने जिसको स्विमिंग से डर लगता है या फिर उसको फोबिया है स्विमिंग पानी का, तो जिसको आपका हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं, तो धीरे धीरे करके अपने आप को डिसेंसिटाइज करेगा। How should athlete use arousal control technique? The purpose of employing such techniques is to allow the athlete
to perform with an unburdened mind while matching his or her mental and physical intensity to the demand of the task। ये टेक्निक्स इसलिए यूज होती है कि जो एथलीट है वो अननेसेसरी परेशान ना हो, अननेसेसरी अपने माइंड को ब्लॉक ना करे, अननेसेसरी अपनी बॉडी को स्टिफ ना करे, जिससे उसके डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उसकी बॉडी के जो हार्मोन्स हैं वो सब कुछ है वो उसको नेगेटिव वे में रिएक्ट ना करें और वो अपने पर्टिकुलर टास्क पे ही फोकस कर पाए। ओके तो आज का लेक्चर इतना ही है, आई थिंक 1 घंटे से ऊपर हो गया, तो आज का इंपॉर्टेंट था, तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होते हैं प्लीज पुट अ कमेंट। थैंक यू।